राम जी कि युद्ध, ये आक्रोश और इन समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए उसको बदलने का प्रयत्न करना, और ये जो प्रयत्न उसमें भी ऐसी पलायनवादी वृत्ति कहाँ तक उचित है। रामानंद तिवारी एक जगह पर कहता है, क्योंकि उसकी दृढ़ इच्छा है कि मैं इस समाज को बदलूंगा, इस समाज को या ये युवाओं के दिमाग में पड़ी हुई इन विकृतियों को दूर करते हुए सार्थक विद्रोह प्रस्तुत करूंगा। तो उसका जो जोश है वो प्रस्तुत पंक्तियों में अभिव्यक्त है, जो मैं आपके सामने रखता हूं। मेरा सिर्फ एक व्रत है, वह है सदाचारहीनता और सहनशीलता की बर्खास्तगी। सहनशीलता को दूर करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य कब तक सहन करता रहेगा इन विकृतियों को, इन आक्रोशों को, गलत राह के राहियों को सहन करने से क्या होता है। शिव प्रसाद सिंह के विचारों में हम इसकी ताव पा सकते हैं, क्योंकि बड़े जोश वाले एक कथाकार रहे हैं और वो किसी की सहानी रखते नहीं है। जब कुछ कहना है तो बेलाग कह लेते हैं, बखूबी अपनी बात अभिव्यक्त कर लेते हैं, सपाट बयानी में, सपाट भाषा में अपनी बात कर लेते हैं। एक उनका निबंध है कि क्या कहूँ कुछ कहा न जाए। वो पंक्तियाँ उन्होंने ऐसे रख, क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, कहे बिना भी रहा न जाए, एक बात जंगल में भी 60 गांव बकरी चर गई। देखो, स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि जंगल में 60 गांवों को एक बकरी जैसे चर गई है। ये हमारे समाज की वास्तविक दुर्दशा है। बेखौफ और खुले ढंग से बात करने वाले, अपने आक्रोश को, अपने विचारों को प्रस्तुत करने वाले, उन्होंने तो अपनी हर भूमिका में, हर उपन्यास की, हर कहानी संग्रह की भूमिका में कहीं ना कहीं अपने ऐसे विचारों को ही रखा है। इसलिए तो कई लोग कहते भी थे कि ये विचारक ऐसा है कि जो मन में आता है बक देता है, जो मन में आता है कह देता है, जिसके बारे में जैसा बोलना है बोल देता है। और वो इसके लिए काफ़ी लोगों की चर्चा के कारण भी बने हैं। कई विवेचकों ने उनकी विवेचना करनी भी चाहिए, लेकिन वो कुछ रह नहीं पाते। उन पर कोई चिंतन करते हुए यदि मान लो मन की कुछ गलत विचारों को आधार बनाकर उनकी टिप्पणी कर लेता था, तो दूसरे संग्रह में वो उनको झाड़ी देते थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य होते हुए भी उनके जैसे सहनशील नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो काफ़ी सहन किया। उनके शिष्यों ने उनकी सहनशीलता को तोड़ने का शायद प्रयत्न किया और उनके विरोधियों का विरोध भी किया। शिव प्रसाद से ऐसे नहीं थे। एक बार ऐसा ही हुआ था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को वो गुरु मानते थे, और फिर भी किसी ने विवेचना करते हुए ऐसा कह दिया कि शिव प्रसाद सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी से बड़े हैं। तब उन्होंने दूसरे ही अपनी कृति की भूमिका में उसको बता दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैं अपना बाप मानता हूँ, आपको कुछ कहना है। देखो, ये बाप मानना यानी बड़े है ही, इसका स्वीकार है। आप चाहे कुछ भी कहे, मैं अपने गुरु को गुरु मानता हूँ और उनका बड़प्पन स्वीकार करता हूँ। ये बात सिर्फ ऐसा कह सकते शिव प्रसाद सिंह ही कह सकते हैं। और ऐसे विचार उनके हैं, उन विचारों को उन्होंने अपने पात्रों के जरिए अपने साहित्य के अंतर्गत रखने का प्रयत्न किया है। छात्रों की भटकन और यौन विकृति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने जो कहा है, जयंती के माध्यम से एक नारी चरित्र इन भारतीय युवा या काशी के युवाओं की भटकन को देखकर एक नारी चरित्र जो संवेदन का अनुभव करता है, और जो उस विचार है उसमें शिव प्रसाद सिंह के विचार अभिव्यक्त होते हैं। जयंती कहती है, सारा युवा आक्रोश सेक्स में ही क्यों सिमट कर रह गया है। हमारे बंगाली समाज में भी आक्रोश के नाम पर शराब और सेक्स, बस यही 2 लक्ष्य रह गए हैं। ये सिर्फ वो 67 से लेकर 69 तक के समाज की बात नहीं है, आज के समाज की भी बात है। आज का युवा भी इसी राह का राही है। शिव प्रसाद सिंह अपने उपन्यास के माध्यम से भारतीय इन युवाओं को उनकी वास्तविक स्थिति का दर्शन करवाना चाहते हैं, और उन दर्शन के जरिए वो सही दिशा पा ले और सही दिशा पर आए तो हमारा देश सही दिशा की ओर बढ़ेगा और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति पहुंच पाएगी। अंततः आंतरिक रूप से उनके यही विचार है। वास्तविकता का दर्शन करवा के हमें उन्हीं राह की ओर ले जाना शिव प्रसाद सिंह चाह रहे हैं। नारी प्रेम एक छलना है, जिसे उन्होंने इस उपन्यास के जरिए अभिव्यक्त किया है। नारी को माध्यम बनाकर यौन विकृति का पोषण करने वाले हमारे समाज को करारी लताड़ दी है। यहाँ कहा है, नारी को लेकर अमीर और गरीब तक एक ही विचार रखते हैं। बातें तो करते हैं, नारी उत्थान की बातें,
नारी जागृति की बात है, नारी विमर्श की बात है, लेकिन भारतीय नारी कहाँ उसका विमर्श हो पाया है। भारतीय नारी जहाँ थी वही की वही बनी रही है, कितनी दुर्दशा को वो भुगत रही है। उसी बात को लाजो नामक एक चरित्र के माध्यम से अभिव्यक्त कर लेते। लाजो की शादी उसी पिता की उम्र के किसी युवक के साथ या किसी बूढ़े के साथ उसकी शादी होती है, और उसके साथ जो व्यवहार होता है उस व्यवहार से वो उब जाती है। अंततः नारीपन को नारीपन से वो बिलख कर कहती है कि ये नारी का जीवन कैसा है कि सगरा शास्त्र तिरिया के सदाए बदे बनो है, मर्द के हजार खुन माफ आके छुट्टी की उचाहेत अपनी मेहरारू के कुत्ता की नाई झकझोरत रहे। आ औरत बदे शास्त्र बोल देलेस कि ड्योढ़ी लागन पाप है, वाह रे दुनिया वाह रे शास्त्र। भोजपुरी में कहीं हुई एक सामान्य नारी के द्वारा प्रस्तुत हुई ये जो पंक्तियाँ है, उसके द्वारा भारतीय नारी का यथार्थ हमारे सामने आता है। आक्रोश की बहुत सारी शक्लें इस उपन्यास के जरिए आई है। एक बात और है, नीला चांद नामक उपन्यास लेकर आए तो काफ़ी चर्चाएं हुई। ये उपन्यास 1988 में आया, नीला चांद नामक उपन्यास, उसकी काफ़ी चर्चाएं हुई समाज में कि, और इसका अनुवाद भी हुआ है, ये आपके सामने है उस उपन्यास का मुख पृष्ठ। अब ये जो नीला चांद नामक जो उपन्यास है उसकी काफ़ी चर्चाएं हुई। व्यास सम्मान पुरस्कार भी मिला उसे बिरला फाउंडेशन का, और कई लोगों ने उसको नकारने का प्रयत्न भी ऐसे किया क्योंकि उसका एक चरित्र जो है वो चरित्र जैसे करामाती चरित्र है, कीर्ति वर्मा नामक जो चरित्र है, और अपनी इच्छा शक्ति ऐसी रखता है कि जो इच्छा करता है उसको पूरी करता है, और चमत्कारिक चरित्र बनकर हमारे सामने। तो काफ़ी लोगों ने उस पर टिप्पणी करने का भी प्रयत्न किया है नीला चांद पर, लेकिन ये उपन्यास उनकी प्रशंसा या उनके उपन्यासकार के रूप में स्थायित्व के लिए बड़ा उपयोगी, क्योंकि बीच में काफ़ी समय मंजूश्री या मंजूश्री की बीमारी में गया। उसके बाद तो कहते हैं कि शिव प्रसाद सिंह खो गए थे, शायद ऐसा कहते हैं कि एक कथाकार बिला गया, लेकिन नीला चांद लेकर आकर फिर छा गए भारतीय हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत। तो ये शिव प्रसाद सिंह का ये उपन्यास, उसकी कथा का आधार उन्होंने क्या लिया, एक और आधुनिक काशी अलग अलग गली आगे मूर्ति है के द्वारा दे पाए थे, और मध्यकालीन काशी वो सोच रहे थे कि कौन से विषय वस्तु को पसंद करूं, तो उन्होंने भूमिका में उसे बताना चाहा है कि मैंने उस मध्यकालीन काशी को देखा। और वो काशी कौन सी, तो ये आक्रांताओं के पहले की काशी, मध्यकाली वह काशी कि जब भारत में उन विदेशी आक्रांता नहीं आए थे, और भारतीय वो जो राजपूती समाज था और वो युद्ध का जो माहौल था, एक दूसरे के साथ जो वैरभाव रखते हुए एक दूसरे को नष्ट करने का जो प्रयत्न होता था, और उसी अत्याचार और उन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप उपजी परिस्थितियों को का यथार्थ लेकर आने का प्रयत्न वो इस उपन्यास के अंतर्गत करते हैं। तो नीला चांद की भूमिका में उन्होंने जो कहा है कि मैं मध्यकाल की वह काशी देखना चाहता था जो विदेशी आक्रांताओं के पहले थी। वह समय मिल गया जब कर्ण कलचुरी ने देववर्मा चंदेल की हत्या की। उस समय की काशी यानी 1060 की काशी, 1060 जैसे उनको समय मिल गया कि जब देववर्मा चंदेल की ध्यानस्थ अवस्था में लक्ष्मीकरण कलचुरी ने उनकी हत्या कर दी। जुजोती के या कालंजर के राजा जो निष्प्रूह होकर अपना जो जीवन जी रहे थे उनको ख़त्म कर दिया, उतना ही नहीं है, वहाँ जुजोती को जलाकर खाक भी कर दिया। इसमें एक चरित्र है गोपाल भट्ट, वैसे तो प्रधान चरित्र है कीर्ति वर्मा, जो इनका भाई है कि देववर्मा चंदेल का छोटा भाई कीर्ति वर्मा, जो उसके जो विचार हैं और उस चरित्र को शिव प्रसाद सिंह ने एक नए ढंग से उठाने का प्रयत्न किया है। उनका सेनापति है ये गोपाल भट्ट, और उसका प्रण है कि मैं इस राष्ट्र को फिर से स्थापित करके रहूँगा। ये दृढ़ता है, वह दृढ़ता को लेकर उसमें प्राण देने का प्रयत्न करता है कीर्ति वर्मा में। और कीर्ति वर्मा ने जब अपने बड़े भाई, पिता के समान बड़े भाई की हत्या होती हुई देखी, और उतना ही नहीं है, तारामती उनकी भाभी जो उनके साथ सती हो गई, ये वेदना उसको खाए जा रही थी, और वो फिर
था पाते हैं काशी नरेश, पश्चिम काशी के नरेश चंद्रदेव के वहाँ, चंद्रदेव गाहड़वाल के यहाँ, फिर उनका पुत्र है मदन चंद्र और उनका पुत्र है गोविंद चंद्र, ये सारे चरित्र उभर कर आते। लेकिन ये सब ये जो गाहड़वाल नरेश है वो कर्ण कलचुरी उसके आधिपत्य में जैसे आ गए थे और वहाँ ये रहते हैं अज्ञातवास में, और अज्ञातवास में रहकर वो धीरे धीरे करके अपनी शक्तियों को जगाते हैं। कहते हैं कि राजा की शक्ति अपनी तलवार नहीं होती है, राजा की शक्ति अपने अस्त्र शस्त्र नहीं होती है, राजा की शक्ति प्रजा होती है, और जिस राजा को प्रजा स्वीकार करती है उसको कोई नहीं हरा सकता है। तो कीर्तिवर्मा सतत प्रयत्न यही करता है कि प्रजा को जागृत करे, और जब प्रजा जागृत होगी तो ये कर्ण जैसे लोग यानी रावण जैसे लोग बच ही नहीं पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे। ये एक प्रयत्न यहाँ मध्यकालीन काशी में जो बताने का प्रयत्न है, मध्यकालीन काशी को प्रस्तुत करते समय हमारे जो विद्वान शिवप्रसाद सिंह हैं उनका रहा है। नायक कीर्तिवर्मा रज्जब उनका सहायक बनता है, जो चंद्रदेव का सेनापति बना हुआ है, अनंत उनका सेनापति बनकर उनको सहायक होता है, और जो सामान्य प्रजा, ग्रामीण प्रजा, जो कंदराओं में गुफाओं में जो प्रजा रहती है उनको जगाने में धीरे धीरे करके कामयाब होता है कीर्तिवर्मा, और पूरे राष्ट्र को या पूरे जुजोती को, पूरे कालंजर को जगाकर वो कर्णदेव के सामने रख देता है। परिणाम स्वरूप ये आतताई अत्याचारी कर्णदेव का पतन होता है, और ये पतन का कारण बनता है हमारा ये कीर्तिवर्मा। ये उपन्यास समग्र रूप से एक ऐसी बात को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न है कि हर किसी के अंदर एक नीला चाँद पड़ा हुआ है, और यहाँ बताया है कि वो नीला चाँद आदमी की इच्छा शक्ति है। मनुष्य यदि इच्छा करे तो कुछ भी हासिल किए बिना नहीं रह सकता है, कर सकता है। यानी कहते कोई भी काम बड़ा नहीं होता, लेकिन हम वहाँ से शुरू करें और अंत तक पहुँचे, ये हमारी सार्थकता है, हमारे अंदर पड़ी हुई उस इच्छा शक्ति की सार्थकता है। यहाँ वो जो अंतिम संदर्भ में कहता है कि एक साध्वी नारी ने कीर्तिवर्मा को जब पूछा गया कि तुमने ये अपनी बात को सफल कैसे किया, ये दर दर की ठोकर खाते हुए, ऐसे घूमने वाले अज्ञातवास में रहने वाले तुमने पूरी प्रजा को कैसे जगाया, तो वो कहता है कि मेरे अंदर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति जो थी उसी के परिणाम स्वरूप ये संभव हो पाया है। तो वो कहता भी है कि एक साध्वी नारी ने जो मुझे कहा था और ये बात मेरे अंदर बैठ गई थी, और ये सिर्फ कीर्तिवर्मा की बात नहीं है, हर व्यक्ति के लिए ये बात सार्थक है जो आपके सामने रख रहा हूँ। बेटे, जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक आंगन है, एक तुलसी चौरा है, वैसे ही सबके छोटे छोटे आकाश में एक नीला चांद भी होता है। ढकोसलों से नहीं, नियति को जानने वाले दाम्भिकों की भविष्यवाणियों से नहीं, तो खुद कालीमा में डूबकर अपने मन के आंगन में जगमगाता नीला चाँद देख लेगा। उसका नाम है अमोघ इच्छा शक्ति। नीला चाँद इसलिए सार्थक है कि वो उस अमोघ इच्छा शक्ति को जगाने में सफल रहा है। इस उपन्यास के अलावा, क्योंकि ये सारे एक एक उपन्यास बड़े बड़े महाकाव्य हैं, इसको भी महाकाव्यात्मक उपन्यास कहने का प्रयत्न कई आलोचकों ने किया है। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि नीला चाँद में उन्होंने कमाल कर दिया, एक ऐसे नायक को उभार कर रख दिया है जो नायक उनका कल्पना का कारण हो सकता है, क्योंकि हवा में उड़ता हुआ जाना, उसका अश्व कोई न देखे और युद्ध के बीच से निकलकर कई लोगों की हत्या करते हुए कीर्तिवर्मा निकल जाता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि वे शिवप्रसाद जी एक विचार को अभिव्यक्त करते समय इतने खुलकर अभिव्यक्त हो जाते हैं, इतने प्रभावक हो जाते हैं कि कई बातें चमत्कारिक रख देते हैं, और जिसका स्वीकार आज के समाज के लिए करना मुश्किल है। फिर भी ऐसा कहते हैं कि वो अपनी इच्छा शक्ति को या कीर्तिवर्मा की इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए एक हद से अतिशयोक्ति तक कर गए हैं, उसका स्वीकार हमें करना पड़ता है। क्योंकि कल्पना की उड़ान में जब एक लेखक आगे बढ़ता है तो कभी कभार हद से आगे बढ़ भी जाता है, लेकिन फिर भी कुछ एक दो बातों को नकार कर भी बाकी 99% उन्होंने इस उपन्यास की सार्थकताओं को या इस समाज के लिए उसकी मूल्यवत्ता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इसके अलावा जो उपन्यास है नट जाति के उत्थान की बात करने वाला शैलुष नामक उपन्यास, जो उपन्यास 1989 में हमारे सामने आया, एक जातीय जीवन को क्योंकि अभिव्यक्त करने का ये जो प्रयत्न था, ये जो रेवतीपुर की परती में उन नटों का रहना
और उन नटों के उत्थान का प्रयत्न। सावित्री, जिसको शब्बो कहा गया है, एक ब्राह्मण नारी नट से प्रेम विवाह करके जाती है और उस जाति के उत्थान का या स्थायित्व का वो कारण बनती है। ये उपन्यास है। शैलुष मंजूषिमा की बात मैंने संक्षेप में आपके सामने रखना एक लाइन में कर चाहा था कि शिव प्रसाद सिंह की पुत्री मंजूश्री, उसका निधन और निधन के पहले जो एक पिता का उसको जिलाने का जो संघर्ष था, उस संघर्ष की कहानी उन्होंने मंजूषिमा के अंतर्गत रखी है। औरत नामक जो उपन्यास उनका है, उसमें शिवेंद्र या शिबू के द्वारा कर्मपुरा गांव को अभिव्यक्त करते हुए वहाँ नारी की जो दुर्दशा है उसको अभिव्यक्त करना उन्होंने चाहा है। इसके अलावा दिल्ली दूर है और वैश्वानर, कुहरे में युद्ध जैसे उपन्यास भी वो ले आए हैं। और ये समग्र रूप से एक बहुत बड़े कथाकार, प्रेमचंद के बाद यदि किसी कथाकार को एक बड़ा कथाकार कहने का हम प्रयत्न करें तो शिव प्रसाद सिंह इतने ही बड़े कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। तो शिव प्रसाद सिंह एक अच्छे और महान उपन्यासकार के रूप में सिर्फ हिंदी में ही जगह पाए ऐसा नहीं है। उनकी इन कृतियों के अनुवाद कई भाषाओं में, अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में भी उनके हुए हैं। तो पूरे विश्व तक ये वो पहुँचे हैं। ये उनकी सफलता है, एक भारतीय कथाकार की सफलता है। तो आज हमने आपके सामने एक उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह को, बहुत बड़े उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह को, उनके समग्र साहित्य को आपके सामने ज़्यादा न सही उल्लेख के रूप में रखने का प्रयत्न किया है। ये बाइसेग की श्रेणी का आने वाले गुरुवार को अंतिम व्याख्यान होगा। वर्ष पूरा होने वाला है, 32 व्याख्यान हुए हैं। नए साल पर हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।